हेलो डिवाइन सोल्स, आई एम ब्लेस एनर्जी एक बार फिर से आपके साथ इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं रेकी के विभिन्न पहलुओं पर। आज के समय में रेकी कोई अनजानी चिकित्सा नहीं रह गई है। विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर आपको इस स्पर्श चिकित्सा के बारे में जानकारी मिल जाएगी, पर हम बात कर रहे हैं कि लोग रेकी चिकित्सा सीख लेते हैं, उसकी प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, परंतु कुछ कारणों से पीछे हट जाते हैं। हमने अपनी पिछली क्लिप्स में आपके साथ डिस्कस किया है कि क्या कारण रहते हैं और कैसे उन कारणों को पीछे करके आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपके पास भी ऐसे ही कोई कारण है तो प्लीज़ पहले आप उन क्लिप्स को देख लें। यदि देख ली हो तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले स्टेप पर, जहां पर लोग अक्सर रुक जाते हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं सेल्फ हीलिंग पर। दोस्तों, यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि अपनी सेल्फ हीलिंग पर काम पहले करना जरूरी है। हमें ये अपने अनुभव से कह रहे हैं, क्योंकि शायद आपके साथ भी यही हुआ हो, परंतु हमारे साथ तो यही हुआ था कि जब हम रेकी चिकित्सा सीख रहे थे तो उस क्लास में ना करीब कोई 10-15 लोग और भी थे जो इस चिकित्सा को भी सीख रहे थे। और जैसे जैसे क्लास में इस विद्या की तकनीक पर चर्चा हो रही थी, वैसे वैसे हमारी उत्सुकता भी बढ़ रही थी और मन ही मन सोच रहे थे कि भाई अब तो हमारे पास एक ऐसी, कहते ना, जादुई पावर आ जाएगी जिससे हम अपनी ही नहीं बल्कि अपने निजी दोस्तों, रिश्तेदारों की या औरों के भी मनवांछित काम पूरे कर पाएंगे। बस हम तो बेसब्र हुए जा रहे थे कि कब हमारा एक्टिवमेंट पूरा हो। यही विचारधारा जब क्लास में ब्रेक के बाद औरों से चर्चा की तो पता चला सभी का मैक्सिमम यही हाल था। बस सब के सब ना यही सोच रहे थे कि एक चिराग सबके हाथ लग गया है जिसका जिन सबकी जिंदगी बदल देगा। क्या आपके साथ भी यही हुआ था? जी हाँ, पर अब आप ही लोग ये बताएं। मान लीजिए एक मोबाइल का पावर बैंक है जो खुद ही पूरा रिचार्ज नहीं है, तो क्या वो और मोबाइल को चार्ज कर पाएगा? यदि वो पूरा चार्ज होगा तभी तो दूसरे मोबाइलों को भी चार्ज कर पाएगा। पर क्लास के बाद हमारी जिज्ञासा पर पूर्ण विराम लगा दिया हमारे गुरुजी ने, क्योंकि हमारा एक्टिवमेंट जो था वो 21 दिन के बाद होना था और गुरुजी ने बताया ये 21 दिन का गैप इसलिए दिया गया है ताकि हम लोग अपने चक्रों की 21 दिन तक हीलिंग करें, यानी सेल्फ हीलिंग प्रोसेस 21 दिन तक करना था। देखा जाए इन 21 दिनों की प्रैक्टिस में हमारे शरीर में जितने भी सूक्ष्म और बड़े चक्र होते हैं उन सब की हीलिंग होती है। मानव शरीर में सारे छोटे बड़े मध्यम प्रमुख कुल मिलाकर 41 यानी कि 41 चक्र होते हैं और ये चक्र प्राण शक्ति को सोखकर उसे शरीर के विभिन्न अंगों में आवश्यकता अनुसार वितरित करते हैं। शरीर के सभी प्रमुख 24 अंगों पर कम से कम 3 मिनट तक उपचार किया जाता है, यानी पूरा शरीर के उपचार करने के प्रोसेस में 72 मिनट लगते हैं। तब जाके 21 दिनों की इस प्रैक्टिस के दौरान सारे चक्रास संतुलित होते थे। उसी के साथ सेल्फ हीलिंग के बाद एक्टिवमेंट होता था, जिसके बाद हम रेकी चैनल बन जाते हैं और दूसरों की हीलिंग को शुरू कर सकते हैं। परंतु आज के समय के संदर्भ में देखा जाए तो क्या है ना कि अब रेकी के लेवल जो होते हैं उसमें लेवल 1 के बाद ही तुरंत ही अगले दिन लेवल 2 का एक्टिवमेंट कर दिया जाता है और जो सेल्फ हीलिंग का प्रोसेस होता है ना वो कहीं बीच में ना छूट ही जाता है। इसी तरह के एक हम एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि हम खुद को एक मटका माने जिसमें पानी भरना है और वो पानी तभी ठंडा होगा जब मटके में पूरा सामर्थ्य होगा, यानी
मटके की मिट्टी अच्छी होनी चाहिए, मटका पूरी तरह से पका हुआ होना चाहिए, तभी तभी उससे ठंडा पानी पिया जा सकता है। पर यदि मटके में दरार होगी तो आप ही बताएं क्या होगा? क्या होगा? जी हाँ, एक तो पानी जो उसमें भरा है वो धीरे धीरे लीक कर जाएगा और दूसरा मटका भी अपनी एनर्जी से पानी को ठंडा नहीं कर पाएगा। ठीक ठीक इसी तरह से सेल्फ हीलिंग की बात है। यदि हम हायर एनर्जी से पावर सोक कर लें, परंतु यदि खुद के चक्रास प्रॉपर नहीं है, चार्ज नहीं है, इनबैलेंस होंगे, तो कैसे दूसरों की हीलिंग दे पाएंगे? पर यदि मटके में दरार की वजह देखी जाए, रूट कॉज देखा जाए, तो किस जगह पे दरार है? क्या आप उस दरार को ठीक कर पा रहे हैं? ये तो नहीं कि बार बार ठीक करने पर भी दरार दोबारा पड़ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मिट्टी की प्रकृति किस प्रकार की है, या ऐसा तो नहीं कि फर्श पर ठीक से रखा है या नहीं, उस मटके के लिए हवा का वेंटिलेशन भी ठीक से हो रहा है या नहीं। मतलब बहुत से कारण रहते हैं एक मटके के लिए भी। इसी तरह से देखा जाए तो हमारे घाव होते हैं, कुछ कार्मिक, कुछ शारीरिक और कुछ आत्मिक। शारीरिक घावों को हम दवाइयों से हील कर लेते हैं, परंतु कार्मिक घाव जो होते हैं या आत्मिक, उनके लिए रेकी मेडिटेशन का प्रयोग करते हैं, तो कुछ हद तक क्या पूरी तरह से हील भी कर लेते हैं। यहाँ पर घावों की प्रकृति को देखना होता है। ये देखना होता है कि यदि एक बार घाव को ठीक कर लिया, माने हीलिंग कर ली, तो क्या बार बार करनी पड़ रही है? क्या पीछे कारण रहते हैं? परंतु एक मेन रीजन बहुत जरूरी है जो जाने अनजाने में हमसे हो जाता है, वो है हमारा खान पान। हमारा खान पान कैसा हो, इस पर विस्तृत रूप से अलग से क्लिप बनाएंगे। तो यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो हम बात कर रहे थे कि खान पान का कैसे हमारी हीलिंग पर असर पड़ता है। चूँकि हम भारतीय हैं और भारतीय संस्कृति ही धार्मिक है, चाहे आप किसी भी धर्म के फॉलोअर हो, साधना, तप, मेडिटेशन हम लोगों के लिए अनजानी नहीं है। सभी भारतीय धर्मों का अपना अपना तरीका है ध्यान लगाने का, परंतु हमारे जितने भी ऋषि मुनि उपासक हुए हैं, उन्होंने हमेशा ही सात्विक भोजन को महत्व दिया है और उन्होंने ये भी कहा है, जैसा खाओ अन्न वैसा ही हो मन, जैसा पियो पानी वैसी ही हो वाणी। अनेकों शास्त्रों में भी खाने का हमारे हीलिंग से सीधा कनेक्शन बताया गया है। हीलर्स, यदि आप खुद की या औरों की हीलिंग कर रहे हैं तो अपने खान पान पर ध्यान दें। एक अच्छे हीलर की हीलिंग तभी ज़्यादा इफेक्टिव होगी यदि उनका खाना सुपाच्य हो। देखिए, मनुष्य के आहार दो तरह के होते हैं, शाकाहारी और मांसाहारी। यदि आप कोई भी हीलिंग सेशन कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए उस दिन तो मांसाहारी भोजन का सेवन ना करें, सिर्फ शाकाहारी लें, और शाकाहारी में भी केवल सुपाच्य ही लें, गरिष्ठ भोजन ना लें। गरिष्ठ भोजन जैसे तला भुना, ज़्यादा मसालेदार, जिसे भोजन पचाने में शरीर को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। भोजन हो तो सुपाच्य या कहें तो अधपका, अपक्व। जब हल्के खाद्य पदार्थ को हम हीलिंग सेशन के दौरान लेते हैं तो शरीर उसे जल्दी पचा लेता है। सुपाच्य भोजन पर इसलिए जोर दिया जाता है कि होता क्या है ना, वो हमारे शरीर का जो पाचन तंत्र होता है वो भोजन को जल्दी पचाने की प्रक्रिया में लग जाता है, और पाचन के साथ साथ भोजन का निष्कासन या यूं कहें प्यूरिफिकेशन में लग जाता है। और
अब जब उस तरह के भोजन के ग्रहण के बाद यदि आप हीलिंग आसन में बैठते हैं तो जो ऊर्जा प्राण शक्ति आपके चक्रों के द्वारा आप में या आपके द्वारा किसी और को जानी है तो शरीर ये कहें तो एक मशीनरी की तरह से कहीं तो स्टॉप हो जाता है, या तो वो पाचन करे या निष्कासन, मतलब वो या प्राण शक्ति को अवशोषित करे। ऐसा अक्सर देखने में आता है कि हीलर्स के साथ प्रॉब्लम्स आती हैं जैसे गैस, कब्ज या पेट की समस्याएं, क्योंकि भोजन यदि समय पर निष्कासित नहीं होगा तो वह शरीर के ही अंगों में सड़ने लगता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं। नहीं तो आपको मनवांछित रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो अच्छे हीलर के लिए, एक अच्छी गुणवत्ता के लिए आपको सुपाच्य भोजन पर ही जोर दिया जाता है, और भोजन का सेल्फ हीलिंग के दौरान विशेष ध्यान दें तो आपको रिजल्ट्स भी ना इफेक्टिव मिलेंगे। इसी तरह से पानी के लिए कहें तो वेदों में, गीता में, यहाँ तक साइंस ने भी प्रूव किया है कि वाटर की सबसे ज़्यादा मेमोरी होती है, यानी पानी की भी याददाश्त होती है। पानी जिससे भी संपर्क में आता है उसकी वाइब्रेशन को याद रखता है। ऐसा है कि पृथ्वी पर 70 से 75% पानी ही है, और हमारे शरीर में भी 70% के करीब पानी ही होता है। जब पानी 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 की इतनी महत्ता है तो सोचिए जरा, क्या हम पानी जो शरीर में सेवन कर रहे हैं क्या वो अमृतमय पानी है या विषैला? तभी तो हमारी संस्कृति में पानी को रखने से लेकर पीने तक के लिए कुछ तौर तरीके निश्चित किए गए थे, जिन्हें हम आज अंधविश्वास कहकर नकारते चले गए हैं। परंतु अब तो साइंस भी इन बातों की पुष्टि कर रहा है कि कैसे कैसे पानी के सामने अलग अलग वाइब्रेशन मोड्स पर पानी के अणुओं में चेंज आता है। तभी तो हम गंगा नदी को इतना पवित्र और निर्मल मानते हैं। हमारे यहाँ तभी नदियों को देवी के रूप में पूजा जाता है। जब हमारी दादी नानी कहती थी कि तुम्हें हर किसी के हाथ का पानी नहीं पीना चाहिए या खाना नहीं खाना चाहिए, तो यह आज अंधविश्वास लगता है। सोचिए क्यों लोग पहले घर से चलने से पहले या यात्रा के समय अपना घर का पानी लेकर चलते थे। परंतु यदि आज के समय में कोई ऐसा करता है तो उसे आप ही बताइए लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में। आप लोगों ने अक्सर किसी चालाक, चतुर, इंटेलिजेंट व्यक्ति के लिए सुना होगा ना कि भाई इसने तो घाट घाट का पानी पिया हुआ है। मतलब यही था कि अलग अलग जगह के पानी की वाइब्रेशन उसने सोख की होती थी। जी हाँ, हमारे पूर्वज भी जानते थे और साइंस भी मानता है कि पानी की ना अपनी एक इंटेंशन होती है जो कि वातावरण में हो रही घटनाओं को अपने अंदर समा लेती है। हम आपके साथ एक घटना शेयर करते हैं। एक अम्मा जी थी, वो कभी भी ना रखा हुआ पानी नहीं पीती थी। मतलब कि यदि एक रूम में 4-5 लोग आपस में बात कर रहे हैं और उनके सामने पानी को अगर सर्व किया जाए और यदि पानी का गिलास 10-15 मिनट तक उसी कमरे में रखा गया है तो अम्मा जी उस पानी को पीने से ना मना कर देती थी, क्योंकि वो कहती थी अब इन लोगों ने जो सब बातें की ना उन सब की ऊर्जा यानी इंटेंशन भी ना इस पानी में चली गई होगी। क्यों? अब के समय में पानी इतना विषैला रूप ले रहा है। हर बीमारी की मूल जड़ पकड़ी जाए ना तो वो पानी, हम दूषित पानी को भी अमृतमय बना सकते हैं। जी हाँ, आप चाहें तो जब भी पानी पिए, पानी की इंटेंशन को चेंज करके। कैसे? चलिए बताते हैं। जब भी पानी का गिलास या बोतल आपके पास आए या खुद लें तो उस पानी को आप 30 से 60 सेकंड तक अपने हाथ में या मेज पर रखें और अफर्मेशन दें कि भगवान, आपकी देवी ऊर्जा, आपकी देवी शक्ति से ये पानी अब अमृतमयी हो गया है। फिर देखिए पानी का कमाल। इसी तरह से आप कोई भी जाप करें मंत्र की, उस जाप के समय
पानी को अपने हाथ में रखें तो मंत्रों की जो ऊर्जा है ना वो भी पानी के अंदर आ जाएगी, जिससे वो पानी भी मंत्रित हो जाएगा। इसी तरह से यदि आप रेकी हीलर हैं तो रेकी के द्वारा पानी को चेंज करके चार्ज करके प्रयोग में ले सकते हैं। अद्भुत परिणाम चमत्कारिक रूप से मिलने लगेंगे। हमारे गुरुजी तो यहाँ तक कहते हैं कि यदि कोई तुम्हें जहर भी पीने को देना तो आप हीलर्स अपनी वाइब्रेशन से उस जहर की इंटेंशन को भी बदल सकते हैं, उसको भी अमृतमयी बना सकते हैं। जहर को अमृत के रूप में तो मीरा ने भी पिया था। ऐसी ही पावर होती है पानी की। तो चलिए हीलर्स, आप लोग अपने खान पान का ध्यान रखते हुए अपनी सेल्फ हीलिंग करते रहें और हाँ, कमेंट के साथ सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि आगे आने वाली क्लिप्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तब तक मिलते हैं फिर से अगली क्लिप में। तब तक हायर एनर्जी की ब्लेसिंग्स आप पर शावर करती रहे। ओम शांति ओम।